हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्केड वे में। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक सुझाव है कि कंपटीशन की तैयारी करने का एक सीधा सा फंडा है कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप उसको निरंतर बनाए रखें और कभी भी हताश ना हो। पढ़ाई के साथ साथ आप अपने जो कोई भी काम कर रहे हो या कुछ जॉब कर रहे हो उसको भी कर सकते हो। साथ साथ में अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर ध्यान रखो। पढ़ाई के साथ साथ जो भी आपके काम है वो भी करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो हमारे आज का चैप्टर है वो है ज्योग्राफी का पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ उसके बारे में समझेंगे और आपको इसके बारे में एक एक चीज़, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो समझाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, जो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आप जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम आपको अगली कक्षा में सारे धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और हम आपकी जो भी कोशिश होगी पढ़ाई में, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का पृथ्वी की गतियाँ, इससे पहले के जितने चैप्टर थे ज्योग्राफी के वो हमने पढ़े, सौरमंडल, ब्रह्मांड और जितने भी। ठीक है दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो पृथ्वी की गतियाँ। तो आज चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? वो होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है घूर्णन गति, उसको बोलते हैं रोटेशन, यानी कि घूमना। पृथ्वी अपने एक्स पर एक ही जगह पे घूमती है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रोटेशन का मतलब है ये सूर्य के परिक्रमा ना करते हुए अपने ही अक्ष पे अगर वो घूमती रहे, यानी कि किसकी तरह? लट्टू की तरह या गेंद की तरह, तो उसे बोलते हैं रोटेशन। और दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण को हम रिवोल्यूशन भी बोलते हैं और परिक्रमण भी बोलते हैं। ठीक है। और घूर्णन को हम परिभ्रमण भी बोलते हैं और रोटेशन भी बोलते हैं। तो ठीक है, पृथ्वी की जो दो गतियाँ हैं, घूर्णन और परिक्रमण, यानी कि परिभ्रमण या परिक्रमण, यानी कि दैनिक गति, वार्षिक गति। इसके जो भी सारे ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं आपको एक एक चीज ढंग से समझाएंगे और आप समझने की पूरी कोशिश करें। घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पे, देखो आपको पहले ही बता दिया गया होगा ये तो पिछले चैप्टर में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि पृथ्वी के दो ध्रुव है, उस पर जो घूमती है पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है दोस्तों, पिछले चैप्टर में बताया था कि 6 ग्रह ऐसे हैं जो अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि इधर क्या है? पश्चिम, और इधर क्या है? पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर 6 ग्रह घूमते हैं। फिलहाल हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो अपने अक्ष पर अगर पृथ्वी घूमेगी तो वो है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, इसको दक्षिणावर्ती भी बोलते हैं। आप हर चीज़ को इसमें से ही आपके कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती, वामावर्त, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, दिन रात का बनना। ठीक है, जो ये गति है, घूर्णन गति पृथ्वी की, उसी से दिन रात बनते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों दिन रात बनते हैं? अगर सूर्य के सामने जो पृथ्वी का हिस्सा आता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश उस पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी के उस हिस्से पर पड़ता है, तो उस हिस्से को दिन कहते हैं या उस हिस्से पे दिन हो जाता है। और जो जैसे ये एरिया है, ये एरिया जस्ट सूर्य के प्रकाश के सामने आ रहा है, तो इस टाइम पे यहाँ पे दिन हो रहा है। और जस्ट इसके पीछे वाला गेंद के जैसे एक गेंद, आधी गेंद पे अगर फोक्स डालेंगे तो पीछे की जो गेंद का पिछला हिस्सा है उस पर हमेशा छाया रहेगी और उसी हिस्से को पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता और यहाँ पे अंधेरा रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी की जो दैनिक गति है, घूर्णन गति, उसी के कारण दिन और रात होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा चैप्टर है नक्षत्र दिवस और सौर दिवस। दो शब्द है, दो शब्दों को समझने के लिए
हम समझेंगे नक्षत्र दिवस। देखो सौर दिवस तो उसे कहते हैं जैसे एक दिन, और नक्षत्र दिवस एक नया वर्ड है, इसको समझेंगे सूर्य और ये पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, ये इसमें देशांतरी रेखाएं हैं। ठीक है, इधर होती है अक्षांशीय रेखाएं। अब इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी अपने एक्स पे घूमती है तो सूर्य को स्थायी मानकर अगर एक देशांतर से पृथ्वी घूमना स्टार्ट करती है तो दूसरे डबल बार सूर्य को क्रॉस कर जाए, यानी कि एक देशांतर डबल बार सूर्य को क्रॉस कर जाए, उसको नक्षत्र दिवस कहते हैं। जैसे आप कभी दौड़ का हिस्सा लिए होंगे, अगर किसी की कंपटीशन में हम दौड़ करते हैं तो हम किसी भी, जैसे उस पर पट्टी बची होती है, उस पर अगर दौड़ स्टार्ट करते हैं तो एक बार तो हम उसको पैर रख के आगे निकल जाते हैं। अब हमारा दूसरा राउंड कब होगा, एक राउंड पूरा कंप्लीट कब होगा, जब हम उस पट्टी के ऊपर दोबारा पैर धर के निकल जाएं। यानी एक बार तो स्टार्टिंग करेंगे जब पैर रख के निकल जाएंगे पट्टी पे, और दोबारा जब पैर उस पट्टी पे पैर रख के निकल जाएंगे तो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। यानी कि पृथ्वी का एक पूरा राउंड घूमने के लिए एक जो देशांतर है, क्योंकि अक्षांश तो इस पर काम नहीं है रोटेशन पे, यानी कि अगर एक देशांतर पर सूर्य को स्थायी मानकर पृथ्वी का एक रोटेशन पूरा हो जाता है, उसको बोलते हैं नक्षत्र दिवस। अब नक्षत्र दिवस और सौर दिवस में आप समझ रहे होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे, वो भी तो वही है, सौर दिवस में फर्क है। नक्षत्र दिवस एग्जैक्टली होता है 23 घंटे 56 मिनट। ठीक है दोस्तों, 23 घंटे 56 मिनट, क्योंकि हमारा जो सौर दिवस होता है वो तो लगभग क्या पूरा कंप्लीट 24 घंटे का होता है। तो नक्षत्र दिवस को आसान बनाने के लिए हमारा सौर दिवस ही काम में लिया जाता है 24 घंटे का। सौर दिवस का मतलब ये होता है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य को स्थायी मानकर अपना एक पूरा चक्कर लगा लेना, उसी को सौर दिवस कहा जाता है, और ये पूरे कंप्लीट 24 घंटे का होता है। परिभाषा के हिसाब से सौर नक्षत्र दिवस वही होता है 23 घंटे 56 मिनट का, और जो सौर दिवस होता है वो 24 घंटे का होता है। ठीक है दोस्तों, उपनाम घूर्णन गति को कितने नामों से जाना जाता है? एक तो रोटेशन के नाम से जाना जाता है, दूसरा होता है दैनिक गति। ठीक है दोस्तों, एक होता है परिभ्रमण, यानी कि 4 नाम हो गए, घूर्णन, रोटेशन, दैनिक गति और परिभ्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण में फर्क है। परिक्रमण रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमा करना, चारों तरफ घूमना, और परिभ्रमण का मतलब होता है अपने एक्स पर घूमना। ठीक है दोस्तों, सर्वत्र दिन रात बराबर। अब अगर हम कल्पना करेंगे कि पृथ्वी अगर मान लो अपने एक्स पे घूम रही है तो चारों तरफ, जैसे मान लो हर दिन और रात 12-12 घंटे के होने चाहिए, जैसे रात भी 12 घंटे की होती है तो दिन भी 12 घंटे के होने चाहिए। लेकिन कारण क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई होती है, इसी वजह से चक्कर ये होता है कि पृथ्वी का जो पूरा हिस्सा है ना वो सूर्य के प्रकाश की चपेट में नहीं आ पाता। अब जैसे ये झुकी हुई है तो ये हिस्सा भी सूर्य का प्रकाश कम पहुंच रहा है, और ये हिस्सा यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। यानी कि सर्वत्र दिन बराबर इसीलिए नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसलिए कौन कौन से दिन बराबर पाए जाते हैं वो परिक्रमा में पढ़ेंगे। और अपना कारण, इसका जो कारण ये है दैनिक गति करने के बावजूद भी पूरी पृथ्वी पे हर जगह दिन और रात समान इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23/1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। यानी कि इतनी लगभग पृथ्वी झुकी हुई है, जो ये मेन है, और इस पे ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमने अभी पढ़ा था। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसमें चक्कर यह होता है अक्ष पे झुके होने के कारण यहाँ पे हमेशा सूर्य का पूर्णतया प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, और यहाँ पे भी सूर्य का पूर्णतया प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। चक्कर क्या होता है, जब
पृथ्वी परिक्रमा करता है, ये तो परिभ्रमण की बात कर रहे हैं, घूर्णन की, जब परिक्रमा करते हैं तो उसी की वजह से यहाँ पे जैसे दैनिक गति होती है, हमारे यहाँ पे 12 घंटे के होते हैं एक दिन और रात, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, तो यहाँ पे ध्रुवों पे होता है 6 महीने का, 6 महीने का दिन होता है, और उसके बाद में 6 महीने के बाद में 6 महीने की रात होती है। ठीक है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, यानी कि 12 महीने के अंदर सिर्फ दिन और रात होते हैं। ये स्थिति दोनों ध्रुवों पे होती है। ये स्थिति क्यों होती है हम परिक्रमण काल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे दैनिक गति के साथ साथ परिक्रमण काल ही डिपेंड करता है ध्रुवों के ऊपर कि वहाँ पे दिन और रात 12 घंटे के क्यों नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना घूर्णन गति क्लियर हो जाती है। हम बात करते हैं हम परिक्रमण काल की, रिवोल्यूशन की। ठीक है, परिक्रमण काल को, जो परिक्रमण काल क्या है, ये है सूर्य। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी इस पे चक्कर लगा रही है, यानी कि परिक्रमा कर रही है चारों तरफ। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये परिक्रमा कर रही है, यानी कि अब पृथ्वी एक जगह स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है, वो अपने जो चारों तरफ ये ऑर्बिट बना हुआ है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। मार्ग, इसके जो पॉइंट्स है परिक्रमण, इसका जो मार्ग होता है, इसका फिक्स मार्ग होता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो फिक्स मार्ग होता है। ये होता है अंडाकार, यानी फिक्स गोलाकार नहीं होता है, जियोड जिसको बोलते हैं, जियोड। इसका मार्ग का आकार होता है अंडाकार, या इसको जियोड भी बोलते हैं। एग्जाम में आप क्वेश्चन को समझ लेना और उसी के हिसाब से आंसर देना। ठीक है, अंडाकार जियोड दोनों एक ही शब्द है, और ये जिसका कक्ष है, इसका ऑर्बिट है, उसका आर्ग जो आकार है वो है जियोड या अंडाकार। अर्थ ऑर्बिट, यानी कि इसको भूकक्ष, यानी कि जो ये रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है सूर्य के चारों तरफ, इसको बोलते हैं अर्थ ऑर्बिट, यानी भूकक्ष। यानी कि ये जो रास्ता है, इसी के ऊपर पृथ्वी सूर्य की ग्रेविटी के कारण और अपनी ग्रेविटी के कारण इसी के अक्ष पे घूमती है, ये फिक्स इसका भूकक्ष है। ठीक है दोस्तों, इसका उपनाम जैसे घूर्णन गति के उपनाम है, इसी के लिए, इसी अनुसार इसके भी परिक्रमण काल के भी नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? जैसे पहला है वार्षिक गति, वार्षिक गति। ठीक है, पहला है परिक्रमण गति, दूसरा है वार्षिक गति, और तीसरा है रिवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, दिन रात का छोटा बड़ा होना, देखो इसमें आता है और इसमें भी था, सर्वत्र दिन और रात बराबर क्यों नहीं होते। ठीक है, दिन और रात का छोटा व बड़ा होना, इसका कारण ये है दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, झुकी हुई है, यानी कि पृथ्वी का पूरा हिस्सा सूर्य के एक तरफ, जैसे अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती, सीधा होता, तो पृथ्वी का एक हिस्सा, आधा हिस्सा पूरा का पूरा सूर्य के सामने होता और आधा हिस्सा पूरा का पूरा अंधेरे में होता। चक्कर ये है, पृथ्वी झुकी हुई है तो पूर्णतः जो पूरा हिस्सा है वो पृथ्वी की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के कवर में नहीं आ पाता है, और आधे से ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे अंधेरे में चला जाता है, और यही स्थिति रात में होती है, दूसरी स्थिति होती है। तो इसका कारण ये है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, उसी कारण से परिक्रमा जब सूर्य की करता है पृथ्वी, तो उसी समय, इसी कारण दिन और रात का छोटा बड़ा होने का कारण है पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के साथ साथ परिक्रमण गति, दोनों कारणों से वहाँ पे दिन और रात असमान होते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है उपसौर व अपसौर। ठीक है दोस्तों, उपसौर व अपसौर दो शब्द हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उपसौर और अपसौर का क्या मायने हैं। दोबारा बना लेते हैं एक बार समझने के लिए। जब पृथ्वी यहाँ पे होती है सूर्य के, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपसौर। अपसौर, यानी कि अपसौर का मतलब ये होता है, अपसौर का मतलब ये होता है अप यानी ज़्यादा, उप यानी छोटा। ठीक है,
अप यानी ज़्यादा, यानी कि पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी इसलिए बनाती है हमेशा परमानेंट, फिक्स दूरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऑर्बिट का आकार है जियोड का आकार, अंडाकार। अंडाकार क्या होता है? अंडाकार की आपके अंडे की परिधि देखी होगी, वो समान नहीं होता है। तो अपसोर की जो दूरी होती है वो हमने पिछले चैप्टर में बताई होगी, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये दूरी है यहाँ से जो ये पृथ्वी है उसकी, तो ये अपसोर की जो दूरी होती है 15.21 करोड़। ये स्थिति कब बनती है? ये बनती है 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, 3 जनवरी के दिन अपसोर की स्थिति होती है। उसी दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे ज़्यादा अपसोर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, 4 जुलाई को, यानी कि ऐसी स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि सूर्य अंडाकार की उस स्थिति में आ जाता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, जहाँ सूर्य से इतनी दूर होता है। उसकी दूरी होती है 15.21 करोड़ और औसतन दूरी होती है 14.98 करोड़। और बात आती है उपसौर की। अब जब मान लो घूमते घूमते पृथ्वी से घूम रही है, यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको अंडाकार में से दिख रहा होगा कि ये स्थिति क्योंकि सूर्य के पास में आ जाती है, इसको बोलते हैं उपसौर। सूर्य के सबसे नज़दीकी जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं उपसौर। और ये उपसौर की कितनी दूरी होती है? 14.65 करोड़ किलोमीटर, 14.65 करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 जुलाई 3 जुलाई हमको मैंने पहले भी पिछले क्लासेज में बता चुके आपको। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है और यहाँ सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब आपने देखा होगा ऋतु परिवर्तन। देखो दोस्तों, अगर मान लो पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती, तो जो पृथ्वी का एक हिस्सा होता है वहाँ पे हमेशा दिन रहता और जो बाकी का हिस्सा है वहाँ हमेशा अंधेरा रहता। ये प्रकृति की देन होती अगर ये पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती। वैसे ही अगर मान लो पृथ्वी रिवोल्यूशन नहीं करती, परिक्रमण नहीं करती, तो पूरी पृथ्वी पे या पूरे संसार में कोई भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता, सेम डे होता और सेम नाइट होती और कोई भी मौसम कोई अलग अलग चेंजेस नहीं होते। इसका कारण ये हम समझेंगे ऋतु परिवर्तन के अंदर। ऋतु परिवर्तन में 2 कारण होते हैं। ऋतु परिवर्तन क्यों बनते हैं? पहला कारण है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। ठीक है, दूसरा कारण है परिक्रमण गति। इन दोनों ही चैप्टरों के हिसाब से, ये दोनों ही पॉइंटों के अनुसार ऋतु परिवर्तन होते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट नहीं होते ना तो पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन नहीं होते। सेम डे सेम नाइट, बिल्कुल जहाँ पे दिन होता वहीं पे दिन ही रहता और जहाँ पे रात होती वहाँ हमेशा के लिए रात होता। अगर पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती और अगर परिक्रमण गति नहीं करती, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नहीं होता, तो सेम डे घूर्णन करती, केवल दिन रात होते पृथ्वी पे, वहाँ पे कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता। वहाँ ना कोई बारिश का मौसम होता, ना कोई वहाँ पे सर्दी का मौसम होता, ना कोई गर्मी का मौसम होता। यानी कि सेम डे 365 दिन सेम डे होते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण हम समझेंगे मैप के जरिए। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा 21 जून, 22 दिसंबर और 21 व 23 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 21 जून होता है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, यह होती है भूमध्य रेखा, यह होती है कर्क रेखा और यह होती है मकर रेखा। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चक्र ये होता है जो देश या जो हिस्सा पृथ्वी का जो हिस्सा, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर वाला बोला जाता है, ये हिस्सा बोला जाता है टोटली उत्तरी गोलार्ध, और ये हिस्सा बोला जाता है भूमध्य रेखा से निचला हिस्सा, यानी ये जो बीच का व्यास है भूमध्य रेखा उससे नीचे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों,
दक्षिणी गोलार्ध 21 जून 21 जून की बात करेंगे, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि जो दिन की जो अवधि होती है 12 घंटे से अधिक होती है, वो होती है 21 जून की। 21 जून की कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपने पढ़ा होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे भारत यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून का होता है। और वहाँ उस दिन सबसे छोटी रात होती है और दिन सबसे बड़ा होता है 21 जून को। यानी कि 21 जून की बात आती है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी का दिन होता है और सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब होता है जैसे जो भी देश या जो भी क्षेत्र है ना, इससे भूमध्य रेखा से, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जैसे उत्तरी गोलार्ध में, जैसे भारत में 21 जून को इतनी गर्मी पड़ती है ना, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को उतनी गर्मी पड़ेगी, सेम डे होगा। ठीक है, अब 21 जून की स्थिति हम समझेंगे। 21 जून पे क्या होता है? कर्क रेखा, मैंने पहले बताया था ना, कर्क रेखा को जो उत्तरी ध्रुव का ऊपरला हिस्सा है भूमध्य रेखा से, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। कारण क्या होता है? 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन क्यों होता है और सबसे गर्म दिन क्यों होता है? कारण यह है सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे सीधा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसका कारण ये है 21 जून तो आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध का 21 जून। लेकिन क्यों होता है? इसका कारण है सूर्य का प्रकाश का सीधा किस पे पड़ना? कर्क रेखा पे पड़ना। ये कर्क रेखा है, ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा पे पड़ना। इसीलिए जो ये हिस्सा होता है कर्क रेखा वाला हिस्सा, ये सूर्य के सबसे ज़्यादा लंबवत किरण से पड़ती है और इसी दिन गर्मी होती है। और सूर्य के जो दिन की अवधि होती है वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? पृथ्वी गति करती है किधर? अपनी दिशा में, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अब क्या होता है? 23 सितंबर के दिन 21 मार्च व 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो। यानी कि भारत में जो 23 सितंबर की जो स्थिति होगी ना और 21 मार्च की आप तुलना कर सकते हो, दोनों दिन बराबर, यानी कि दोनों दिनों का मौसम बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर का। यानी कि उस टाइम पे ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर सर्वत्र दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर को सर्वत्र पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण ये होता है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों होता है। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पे सीधा पड़ता है। इसमें पे आप समझ नहीं पा रहे होगे ढंग से, क्योंकि भूमध्य रेखा जो सेंटर में होती है, पृथ्वी का जो पूरा का बीच का एरिया है ना, अगर पूरे बीच के एरिया पे मान लो अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पूरी पृथ्वी पे आधे हिस्से पे प्रकाश पड़ेगा और आधा हिस्सा पूरा अंधेरे में रहेगा। इसीलिए क्यों होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर इसलिए होते हैं कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ती है, भूमध्य रेखा पे पड़ती है। कारण यह है 21 और सितंबर मार्च का, क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। 22 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। अब 22 दिसंबर की स्थिति आती है दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर की स्थिति बनती है, वो होता है गर्म, सबसे गर्म दिन, और वहाँ का दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है, यानी 12 घंटे से ज़्यादा दिन की अवधि। कारण ये होता है क्योंकि उस टाइम पे सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश वो होता है वो सीधा कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पे पड़ता है। ये कंडीशन में हो जाती है पृथ्वी वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये भी ऊपर रह जाती है, ये भी ऊपर रह जाती है, और ये ऐसी इस तरह पृथ्वी झुक जाती है। यानी कि सूर्य का प्रकाश कहाँ सीधा पड़ता है? भूमध्य रेखा पे, सॉरी मकर रेखा पे। मकर रेखा जो निचली रेखा होती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध की, उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्योंकि पृथ्वी पे 22 दिसंबर की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश
मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यानी कि 21 जून की जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होती है, गर्मी का मौसम होता है, वही स्थिति 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में होती है। अब ये क्यों होती है हम समझेंगे। सूर्य की गति कैसे कर रहे हैं, सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, उसी के अनुसार हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रही है सूर्य अपनी जगह फिक्स है। 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य के सामने पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा होती है वो सामने होती है। तो इसी के कारण यहाँ पे पूरी पृथ्वी पे दिन और रात स्थिति बराबर हो जाती है। ठीक है, जो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण की ओर स्टार्ट हो जाता है जाना। ठीक है दोस्तों, सूर्य उत्तरायण की तरफ 21 मार्च से उत्तरायण की तरफ बढ़ जाता है, उत्तरायण की तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या होने लग जाता है, दिन बड़े होने लग जाते हैं। यानी 21 मार्च के बाद में दिन बड़े होने लग जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, बड़े होने लग जाते हैं। 21 जून तक बड़े होते हैं और 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, क्योंकि 21 जून की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की बनती है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध 21 जून तक बनता है सबसे बड़ा दिन। अब 21 जून के बाद में क्या होता है, पृथ्वी घूमते घूमते 23 सितंबर की तरफ बढ़ जाती है, 23 सितंबर तक बढ़ जाती है। और 23 सितंबर तक क्या होता है, पृथ्वी वापस ही भूमध्य रेखा पे आ जाती है। यानी कि वापस सूर्य की जो किरणें होती है भूमध्य रेखा पे आ जाती है। ना तो इस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में दिन बराबर हो जाते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। 12-12 घंटे की दिन और रात बराबर होती है। 23 सितंबर के बाद क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ जाता है, दक्षिणायन। यह आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि सूर्य दक्षिणायन होना कब स्टार्ट करता है। यानी कि 23 सितंबर के बाद में, 23 सितंबर के बाद में सूर्य दक्षिणायन बढ़ना। यानी कि 23 सितंबर के बाद में ही क्या होता है, दिन छोटे होने लग जाते हैं और रातें बड़ी होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वापस से वो जो स्थिति होती है 22 दिसंबर तक ये स्थिति होती है। और 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि वापस से दिन की अवधि बढ़ने लग जाती है, दिन की अवधि बढ़ने लग जाती है 23 सितंबर से। यानी कि उल्टा अपोजिट है। अगर उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे तो 21 मार्च से दिन की अवधि बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो 23 मार्च से दिन की अवधि बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध की जो स्थिति होगी उसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ चल रही है तो वहाँ सर्दियाँ होगी। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 21 जून की गर्मी की स्थिति है, दिन की अवधि जो सबसे बड़ी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के दिन सबसे ज़्यादा सर्दी होगी और 21 जून के दिन सबसे ज़्यादा लंबी क्या होगी, वहाँ पे रातें होती है और दिन छोटा होता है। और उत्तरी ध्रुव में दिन बड़ा होता है 21 जून को। ठीक है दोस्तों, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट आप एक एक चीज़ क्लियर करो, कम से कम इसमें 100-150 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव निकालो और दिन अंतर पढ़ाई रखो। ठीक है, थैंक यू।